वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक यानी पेनी स्टॉक के बारे में। अब पेनी स्टॉक तो आप सब जानते हैं कि सभी लोगों को लगता है कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए और वो पेनी स्टॉक एकदम बूम से मार्केट में अच्छा खासा रॉकेट बन जाए और 20-30 रुपए का स्टॉक जो है हमें करीबन 400-500 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिले। तो अब ऐसे पेनी स्टॉक्स में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो ऑब्वियस है आपको वैसे फंडामेंटल्स के साथ जाना चाहिए। अब आज जो हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे, हम एग्जैक्ट इसे पेनी स्टॉक भी नहीं बोलेंगे क्योंकि 1000 करोड़ का करीबन मार्केट कैप है, लेकिन अगर हम कॉस्ट पे जाए, प्राइस पे जाए तो करीबन 30-40 रुपए के बीच का स्टॉक है ये। 30-40 रुपए के बीच का स्टॉक होने के बावजूद इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कुछ फैक्टर्स है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ये स्टॉक्स में हैं। तो हम इसका पूरा एनालिसिस देखेंगे और फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि इस स्टॉक में आपको जाना चाहिए या नहीं। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले फंडामेंटल्स कैसे हैं स्टॉक के। हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो 2003 में बनी थी। साथ ही साथ ये एनिमल प्रोटीन कंपनी हमें देखने को मिलती है, एन एनिमल प्रोटीन कंपनी। प्राइमरीली ये एंगेज थी जो फिश प्रोडक्शन है इसमें, साथ ही साथ फिश मिल, फिश ऑयल और फिश सॉल्युबल पेस्ट में, एज वेल एज आप देख सकते हैं डेवलपिंग अल्टरनेटिव प्रोटीन्स सच एज अ ब्लैक सॉलिडर। यानी बेसिकली जो है ये ब्लैक सॉलिडर फ्लाई, इंसेक्ट मिल या जो कोई भी एनिमल फूड सेगमेंट में ये जो है कंपनी इन्वॉल्व हमें देखने को मिलती है। ये करीबन 25 से 30% का कंट्रीब्यूशन देती है इंडियन फिश मिल और फिश ऑयल इंडस्ट्री को। यानी फिश ऑयल जो है आप सब जानते ही है, मेडिसिनल पर्पस से उसका यूज़ काफ़ी हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ फिश ऑयल जो है ये फेस, स्किन और जो हम कॉस्मेटिक्स देखते हैं फेस को लेकर, स्किन को लेकर, इन सब में भी हमें फिश ऑयल का यूज़ जो है ये देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो करीबन 30% के आसपास यानी 25 से 30% का कंट्रीब्यूशन जो है ये फिश ऑयल ये इंडियन इंडस्ट्री में देती है। साथ ही साथ करीबन 68% ये एक्सपोर्ट करती है और रिमेनिंग जो है ये इसका इंडियन यूज़ में हमें या इंडियन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। यानी बहुत बड़े पैमाने पे ये कंपनी जो है एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है, हमें ये भी देखने को मिलता है। फंडामेंटल्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं करीबन 1000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। फेस वैल्यू इसका 1 का है यानी कोई भी स्प्लिट के चांस नहीं है। डिविडेंड अभी तक डिविडेंड यील्ड 0 है यानी अब तक के कोई डिविडेंड नहीं दिया गया है। अगर हम स्टॉक पी की बात करें तो 16 देखने को मिल रहा है। ROE अगर देखें तो 25 और ROCE 18 यानी हमें ये बेटर अच्छा ही देखने को मिल रहा है 1000 करोड़ के हिसाब से। अर्निंग पर शेयर देखें तो ₹2.34 देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके डेप्ट की बात करें तो 365 करोड़ का डेप्ट है यानी करीबन 1% का डेप्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन करंट असेट जो है ये 817 करोड़ के है जो कि डेप्ट के मुकाबले हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डेप्ट है ये 1 से भी कम है। एक तो पहली बात ये, दूसरी बात हमें अगर हम कंपेयर करें करंट असेट के साथ तो अभी भी सिक्योर जोन में कंपनी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें पेट्रोस्की स्कोर तो पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी फिट बैठती है। नेट प्रॉफिट भी हम देख सकते हैं कंसिस्टेंसी से ये जनरेट कर रही है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम देखेंगे वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 73% का प्रमोटर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग सिर्फ 19% की है और अगर हम FIS यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो करीबन हमें 7% के आसपास देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं 5% तो यहाँ पे FIS देखने को मिल रहे हैं जो कि बढ़ गए हैं 6.46 से हमें जून वाले क्वार्टर में 5.8% से देखने को मिल रहे हैं और DIS 2% से 2.50% हमें देखने को मिल रहे हैं यानी करीबन 7-7.5% का हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें हैं और अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। प्रमोटर्स भी अच्छे खासे बने हुए हैं और वो इसलिए
कि जो फिश ऑयल है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कॉस्मेटिक्स से लेकर मेडिसिनल यूज़ तक, चाहे वो एनिमल मेडिसिन हो, ह्यूमन मेडिसिन हो, बड़े से बड़ा जो ब्रांड हो, हर किसी को फिश ऑयल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनको मेडिसिन्स बनाना है, उनको कॉस्मेटिक्स बनाना है। तो डेफिनेटली इसका डिमांड इंडिया में भी है और इंडिया से बाहर भी है। और जब जब जो हमारा मेडिकल सेक्टर है, फार्मेसी सेक्टर है, ये ग्रो करेगा, तब तब उनको फिश ऑयल्स की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे हमें जो है ये चीज़ें, ये कंपनी ग्रो करते हुए देखेगी। फार्मा सेक्टर से पैरेलल ये चीज़ चलने वाली है, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे कि हमने देखा 32% का जो इनका ये है यूज़ है, ये इंडिया में ही देखने को मिल रहा है और 68 का एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 68% ये कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है और 32% इंडियन मार्केट में इनका हमें जो है काम देखने को मिल रहा है, या यहाँ पे इनका जो है प्रोडक्ट का यूज़ देखने को मिल रहा है, सेल देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली डेफिनेटली 68% का एक्सपोर्ट है, तो हम आगे आने वाले समय में और भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी बैलेंस शीट चेक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजर्व्स हमें जो है ये कंटिन्यू मैनर में ग्रोइंग ही देखने को मिल रहा है और अच्छी खासी जंप है, कहीं पे भी फ्लक्चुएशन नहीं है कि भाई एक बार 51 करोड़ का जो है रिजर्व्स था तो फिर यहाँ पे 40 करोड़ हो गया और फिर अगेन 60 हो गया, ऐसा नहीं है। ग्रोइंग है, कंसिस्टेंसी से ग्रोइंग मैनर में। और मार्च 2024 में आप देख सकते हैं शानदार हमें जो है कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से बहुत बढ़िया यहाँ पे जो है रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। हाँ, बोरोइंग भी बढ़ रहा है साथ में, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर डेफिनेटली नहीं है क्योंकि बोरोइंग भी बढ़ेगा जब जब बिजनेस ग्रो करेगा। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो उसमें भी आप देख सकते हैं सेल्स भी कंटिन्यू मैनर में, ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं, एक ये बहुत अच्छी बात है। एक्सपेंसेस भी डेफिनेटली बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं वो भी ग्रोइंग ही देखने को मिल रहा है। ओपीएम भी हमें अच्छा खासा ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करें डायरेक्ट, क्योंकि बिफोर टैक्स प्रॉफिट की बात कर कोई सेंस नहीं बनता, तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमें ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा ग्रोइंग हमें यहाँ पे होता हुआ नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर हमें ये भी अच्छा ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। अब ये एक निगेटिव फैक्टर ही हमें सोचना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि कंपनी जो है कंटिन्यूसली प्रॉफिट में होते हुए भी डिविडेंड एक बार भी पे नहीं किया है। पर एक चीज़ याद रखिएगा, हर कंपनी डिविडेंड दे, बोनस दे, ये कंपलसरी नहीं है, उनके डिस्क्रिएशन पर है। कुछ कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर्स को बोनस या डिविडेंड दे देती है और कुछ कंपनी उसी पैसे को कंपनी के ग्रोथ में लगाती है। तो इट मे बी पॉसिबल कि ये कंपनी जो है ये अपने जो डिविडेंड देने से अच्छा अपनी ही ग्रोथ में वो पैसा यूज़ कर रही है। अगर हम कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें 5 साल का तो 28% देखने को मिलता है और 3 सालों में 32% का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आपको शॉक होगा कि 5 सालों में 39% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है और 3 सालों में करीबन 123% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही हम बोल सकते हैं कि अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 5 सालों में देखें तो 26% से ग्रोथ हमें देखने को मिली है, 3 सालों में 29%, यानी एवरेज हम करीबन 26% की रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थी। अब अगर हम पियर्सिंग कंपनियों की बात करें तो पियर्सिंग कंपनी में सिर्फ 2 ही कंपनी हमें देखने को मिल रही है, गोदरेज एग्रोवेट, जो कि लंबे समय से एक ही कंसोलिडेटेड जोन में हमें देखने को मिल रहा है। 423 के आसपास ही वो चलता हुआ देखने को मिलता है। 490 से 520 के बीच में, बस इसके ऊपर या इसके नीचे हमने उसको जाता हुआ नहीं देखा है। और जो मुक्का प्रोटीन है, जो कि हमने अभी तक जिसके फंडामेंटल्स देखे हैं, वो कंपनी हमें, अगर हम उसका पी की बात करें तो गोदरेज एग्रोवेट जो है ये 44 का पी दिखा रहा है और मुक्का प्रोटीन सिर्फ 16 का पी दिखा रहा है। एवरेज 30 का है, यानी अभी भी मुक्का प्रोटीन हमें जो है अंडर वैल्यूड दाम पर मिल रहा है। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे पियर्सिंग कंपनियों में, तो पियर्सिंग कंपनी में अगर आप प्राइस देखेंगे तो प्राइस में भी फर्क है,
500 के आसपास अपने गोदरेज एग्रोवेट मिल रहा है, मुका प्रोटीन 300 के आसपास मिल रहा है। लेकिन अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप में भी फ़र्क है कि हमें जो गोदरेज एग्रोवेट है ये 15,000 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है और ये 1,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। अब अगर हम चार्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक दिन में तो इस कंपनी के हमें जो है अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिले हैं। लास्ट जो है ट्रेडिंग डे में मुका प्रोटीन्स लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं और ये करीबन 40 रुपीज़ के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो एक चीज़ आप अगर देखेंगे कि इसका मैक्सिमम, अगर आप देखेंगे कि मैक्सिमम रिटर्न्स इसने कितने बना के दिए तो आपको माइनस में देखने को मिलेंगे। अब आप शॉक हो जाएंगे कि अगर इतनी अच्छी कंपनी है तो 5 सालों में भी माइनस में रिटर्न है, मैक्सिमम भी माइनस में रिटर्न है, तो ऐसा क्यों है? तो गाइज इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप इसका लिस्टिंग डेट देखें कि ये लिस्ट कब हुई है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कुछ 7 मार्च को ही ये लिस्ट हुई है और वो भी 42 रुपीज़ 25 पैसे के आसपास ये लिस्ट हुई थी। और 42 रुपीज़ और 25 पैसे के हिसाब से ऑब्वियस है यहाँ पे ये निगेटिव में अभी परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लिस्ट होने के बाद इसका कोई परफॉर्मेंस खास अभी हमें 7 मार्च के बाद देखने को नहीं मिला है। 7 मार्च, 7 अप्रैल, 7 मई, 7 जून एंड 7 जुलाई, करीबन 4 महीने के आसपास ये कंपनी को लिस्ट हुए हो चुका है। तो अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे आते हैं कि क्या ये 30-40 रुपए का स्टॉक आगे जाके 400-500 तक बन सकता है या नहीं। तो गाइज जो हम मुका प्रोटीन्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो ये स्टॉक अगर आज हम देखें तो करीबन 40 रुपए के आसपास है, 39.60 है। लिस्टिंग 42 रुपीज़ एंड 25 पैसे के आसपास इसकी हुई थी। तो ये आने वाले समय में अगर हम इसको डबल भी एक्सपेक्ट करें यानी 80 रुपये भी होना है तो 1000 जो इसका 1000 करोड़ का मार्केट कैप है उसको 2000 करोड़ होना पड़ेगा पहली बात। तो ये हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखिए ये 1000 करोड़ यानी स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी है और स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की जो कंपनी होती है इसमें गिरावट भी उतनी ही रहेगी जितना कि आप लोगों को इसमें जो है अर्निंग देखने को नहीं मिल सकती। यानी अगर ये स्टॉक 20% भागेगा तो कभी भी 50% तक भी क्रैश होता हुआ देखने को मिल सकता है। अर्निंग की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियां जितने ज़्यादा रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल रखती है उतनी ज़्यादा क्रैश भी हो सकती है। तो उस मेंटालिटी के साथ आपको एंटर करना है स्टॉक में कि ये कभी भी 50% तक भी क्रैश हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, मुका प्रोटीन्स ये फिश ऑयल, फिश मिल या फिश से रिलेटेड जो भी बिजनेस है वो करता है। तो डेफिनेटली अगर हम सोचें कि फ्यूचर में इसका हमें कितना स्कोप देखने को मिल रहा है तो एक बात याद रखिए, मेडिसिनल यूज़ में डेफिनेटली फिश ऑयल का यूज़ है, कॉस्मेटिक्स में है और ये सेक्टर्स जितना भागेंगे ये स्टॉक का उतना यूज़ होगा। अभी अगर हम देखें तो सिर्फ 32% यूज़ इसका होता है हिंदुस्तान में यानी डोमेस्टिकली और 68% एक्सपोर्ट ये करता है। तो एक्सपोर्ट कर रहा है यानी इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो डेफिनेटली इस स्टॉक में भी हमें निगेटिविटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप पेनी स्टॉक्स ढूंढते हो, 20-30 रुपए के स्टॉक ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आपको जो है ये स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो आप कि एक छोटा सा अमाउंट इस स्टॉक में लगाइए और फिर ग्रोथ के हिसाब से ऐड ऑन कीजिए या माइनस कीजिए। अभी ये स्टॉक अपने जो लिस्टिंग प्राइस है 42 रुपीज़ से करीबन 6% से हमें माइनस देखने को मिल रहा है। तो अभी भी आप खरीद सकते हैं या थोड़ा बहुत गिरावट आने के बाद भी ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं। बाय करने से पहले आपको खुद फंडामेंटल एनालिसिस करना है, खुद रिसर्च करना है, फिर डिसीजन लेना है क्योंकि ये स्टॉक टोटली डिपेंड है अदर सेक्टर्स पे कि वो सेक्टर्स का परफॉर्मेंस ये स्टॉक को जो है वैल्यूएशन दिला सकता है। एक्सपोर्ट के भरोसे हम ये स्टॉक को बाय नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपोर्ट चलेगा तब तक चलेगा, वरना एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आकर वो स्टक भी हो सकता है। और लगाने के लिए हमेशा ऐसे स्टॉक्स में मिनिमम अमाउंट लगाना है, मैक्सिमम अमाउंट या 1-2% इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स में नहीं करनी चाहिए क्योंकि एकदम स्मॉल कैप मिड कैप टाइप का स्टॉक है। 40 में खरीदेंगे 10 रुपये तक भी ये स्टॉक गिर सकता है। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।